पहले बोर्ड में लिखने को आता था सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करो, तो फिर आपको लिखते रहना पड़ता था। अब कौन पूछेगा आपसे कुछ, कोई नहीं पूछेगा ऐसे। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव टेस्ट में नहीं आ रहा है ये चैप्टर तो फिर भी आप समझ लीजिए एक बार सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू क्या होता है। कि आपकी थर्म एक आई करंट है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक आपकी आई करंट है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये आपको निकालना बताया था क्या कभी? बोलिए। इस तरह का एक्सप्रेशन निकाला था कि आपने इलेक्ट्रिक करंट में, कि मैं भूल गया था हीट प्रोड्यूस पढ़ाना। बताया याद है आपको? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम T1 टू T2, यही था। अब आई कांस्टेंट थी तो ये बाहर आ जाता था अपना, जैसे डीसी करंट होती थी तो आई बाहर आ जाता था। और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हीट प्रोड्यूस आ जाती थी आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी। ये करते थे अपन इलेक्ट्रिक करंट में, क्योंकि हमारा सारा डीसी रहता था। ठीक है ना, बट यहाँ पर अब क्या है, आई फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, तो डाल दो उसमें, टोटल हीट प्रोड्यूस निकल जाएगी इंटीग्रेशन से, जो भी फंक्शन दे रखा है। ठीक है ना, जो भी फंक्शन दे रखा है तो कितना आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट है मान लो, बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, तो देखो क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो मैंने क्या किया, लिखने की जगह मैंने ऊपर नीचे T2 माइनस T1 से मल्टीप्लाई कर दिया। T2 माइनस T1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या बन गया, आई स्क्वायर का एवरेज बन गया कि नहीं, है ना, ये आई स्क्वायर का एवरेज बन गया, ये आर बन गया, ये T2 माइनस T1 हो गया। तो जो आई करंट, जो एसी करंट आई थी, जो भी थी, जैसे भी फंक्शन ऑफ टाइम थी, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उससे हीट प्रोड्यूस क्या निकल के आई, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू दैट टाइम इंटरवल। ये बात समझ में आ गई क्या आपकी, कि आपको दिक्कत है इन सब बातों में, ऊपर नीचे T2 माइनस T1 का मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, और फिर इसको बोलने में कि ये क्या है, आई स्क्वायर का एवरेज है। देखो भूल जाते हैं बच्चे, भी कहीं भूल गए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, या कोई लेट आया होगा उसको नहीं पता होगा कि x1 से x2 तक एवरेज निकालने का जर्नल फार्मूला ये है। ठीक है ना, अभी याद हो जाना चाहिए बेटा, देखो बता रहा हूँ फिर से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको दोबारा भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे जरूर, जल्दी जल्दी हो जाए काम, अगर आपको और सब कुछ आपको अभी याद हो गया। अभी तक मैंने जस्ट ये फार्मूला ही तो याद कराया है, और कोई भी चीज याद करा दी बताना है क्या, मैंने ये फार्मूला ही याद कराया अभी तक, इसके अलावा कुछ याद कराया? यही कर रहा हूँ। इसी फार्मूले के, ठीक है ना, एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए भी ये यूज कर रहे हैं, और फिर आई आर एम एस के लिए आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो देखो आप लिंक करो इसको, ये आई स्क्वायर वाई हो गया आपके, तो ये क्या कहलाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर का एवरेज इंटू आर T2 माइनस T1। अब डेफिनेशन से आपको पता है आई स्क्वायर बार को क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस लिख सकते हैं, क्योंकि इसके रूट को, इस स्क्वायर का जो एवरेज है, इसके रूट को हमने नाम दे रखा है आई आर एम एस, तो बस उस नाम की वजह से मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, आई आर एम एस स्क्वायर रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी आ रही है एक ऑल्टरनेटिंग करंट से, कैसा भी फंक्शन ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं, कोई साइन वेव की अभी तक कोई मैंने पर्टिकुलर केस नहीं लिया है, सब जनरल चल रहा है, कोई भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू T2 माइनस टी। तो ये सिग्निफिकेंस है बेटा आरएमएस वैल्यू का, ये सिग्निफिकेंस है आरएमएस वैल्यू का, कि आप उसी टाइम इंटरवल के लिए अगर आरएमएस वैल्यू के इक्वल की डीसी करंट पास करोगे, तो हीट प्रोड्यूस उतना ही निकल के आता है जितना कि एक्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट से निकल के आता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, जो इससे निकल रहा है, देखो फिर से एक बार बोल दूं मैं, कि आपका आई करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर इंटरवल में हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन आपने प्रॉपर हीट प्रोड्यूस के फार्मूले से निकाला, तो क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आई आर एम एस वैल्यू की डीसी करंट उसी टाइम इंटरवल के लिए चलेगी, तो हीट प्रोड्यूस कितना निकल के आएगा, डीसी करंट का स्क्वायर, वो अभी क्या है आर एम एस के बराबर है, आर इंटू T2 माइनस T1। तो देख लो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो इसलिए आप चाहे से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का हीट जो प्रोड्यूस है, टोटल हीट डेवलप्ड है, वो चाहे से आप इस फार्मूले से निकाल, या आपको उस करंट की अगर आरएमएस वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट निकाल लें, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू
T2 माइनस T1, तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यू। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यू बोलते हैं। इफ यू नो 239, if you know the IRMS value of a alternating current, then you can directly calculate the heat produced in the given time interval. ठीक है, अगर आपको RMS वैल्यू पता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के। डायरेक्ट लिख दो IRMS स्क्वायर R इंटू T2 माइनस T1। RMS वैल्यू नहीं पता है, केवल फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो फिर आप इंटीग्रेट करके निकालो। बोलिए, सबको बात समझ में आ गई कि इम्पोर्टेंस ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? बताइए योजना, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको इसमें? नो सर। ओके बेटा, तो ये सिग्निफिकेंस है कि आप RMS वैल्यू अगर पता है तो आप हीट प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का डायरेक्टली निकाल सकते हैं। RMS वैल्यू ऑफ एनी करंट, तो डेफिनेशन भी वैसे जो अब नहीं पूछेंगे आपसे, पहले याद करते थे लोग। RMS की डेफिनेशन, एवरेज करंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो RMS वैल्यू ऑफ एनी करंट इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time interval as is generated by actual current passing through the same resistance for the same time interval। ठीक है, वही जो निकल के आया आपने ऊपर जो डिराइव किया, ये आप चाहे से इंटीग्रेट करके हीट प्रोड्यूस निकालो या डायरेक्टली IRMS से हीट प्रोड्यूस निकालो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। क्लियर है आपको? IRMS स्क्वायर R इंटू T2 माइनस T1, ये डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं फॉर एनी टाइम इंटरवल, या इंटीग्रेट करके निकालेंगे तब भी वही है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, बस मैं सिग्निफिकेंस वाली बातें थोड़ी सी याद करने लायक है, जो भी अब आपको नहीं करनी है। तो स्टिल आपका अभी तक एक ही फार्मूला है, एवरेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उस पर सारा बेस्ड है। ठीक है, और कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आपका अभी तक जो सारा एनालिसिस बेस्ड है वो एवरेज वैल्यू का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और ये चाहे तो याद रख सकते हैं, कभी हीट प्रोड्यूस निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, RMS वैल्यू भी दे रखी है, आप जबरदस्ती इंटीग्रेशन में पड़े हो। ठीक है, आप जबरदस्ती उसको इंटीग्रेट करने में लग जाएंगे, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, ऐसा मत करिए। आप RMS वैल्यू से डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस निकल सकता है, IRMS R स्क्वायर R इंटू T2 माइनस T1। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब सारी आगे हम साइन वेव पढ़ेंगे, तो केवल ये चीज साइन वेव के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं, आप कोई भी फंक्शन लाओ आई, ये चीज हमेशा एप्लीकेबल। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके घरों वाली करंट में ही ये रूल वैलिड है कि हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली RMS से निकल रही है। कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम हो, आप हमेशा हीट प्रोड्यूस RMS से निकाल सकते हैं। मैंने कहाँ यूज किया इसमें आई की वैल्यू साइन ओमेगा टी, कहीं यूज नहीं कर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक तो फार्मूला आपको याद हो गया एवरेज का, ठीक है, और दूसरा आपको ये याद हो गया कि RMS वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम RMS को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अल्टरनेटिंग करंट में देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए बेटा, आपसे ये भी चीज, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है और आपको लिखा कि करंट इन द रेजिस्टेंस इज 20 एम्पियर। ठीक है, करंट इन द रेजिस्टेंस इज 20 एम्पियर। तो अब टाइम के साथ वेरिएबल करंट है, तो फिर 20 किस टाइम की करंट है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो, ठीक है ना, हमेशा वो वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू गिवन। ठीक है, वो आपको एक या तो मेंशन हो टाइम पीरियड, नहीं तो जनरली एक टाइम पीरियड की RMS वैल्यू गिवन होगी वो। ठीक है ना, जब भी लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 20 एम्पियर, बन गया। गेट पे कोई, गेट पे देखो एक बार, RMS वैल्यू क्या है आपकी, 20 एम्पियर है, तो इसका करंट दे रखा है अल्टरनेटिंग करंट 20 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, वो RMS वैल्यू। ठीक है, जो आपको घरों में बोला जाता है 220 वोल्ट आ रहा है घरों में, तो ये आ रहा है आपके इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये कब का है, ये कौन सी वैल्यू, क्या पीक वैल्यू है क्या आपकी, बताइए? पीक वैल्यू नहीं है, क्या है, ये भी आपको RMS वैल्यू है बेटा। ठीक है ना, ये 220 वोल्ट आपके घर का मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, कितना है अभी अपन निकालेंगे जब अपन इस साइन फंक्शन की RMS वैल्यू निकालें। ठीक है, बट ये 220 वोल्ट आपके घर में आने वाला मैक्सिमम EMF या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इससे ज्यादा आता है। ठीक है ना, 331 के आसपास कुछ पहुंचेगा जब आप इसकी पीक वैल्यू निकालेंगे इस गिवन RMS में।
तो जब भी आपसे पूछा बताओ इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट चल रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, आप कौन सी निकालेंगे? आप वो आरएमएस वैल्यू निकालते, वेरिएबल है ना टाइम के साथ, हर इंस्टेंट पे अलग अलग करंट, तो कौन से इंस्टेंट की बताओ? तो अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, या कौन से इंस्टेंट की गिवन है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। डिफॉल्ट हमेशा क्या है, वो सारी आरएमएस वैल्यूज को, ठीक है ना। तो आपको आज तक जो बोला जाता है 220 वोल्ट, वो भी आपको क्या बोला गया है, आरएमएस वैल्यू बोली गई, ठीक है ना। वो भी घरों में आने वाली क्या बोली गई है आपको, आरएमएस वैल्यू बोली गई है। तो हो सकता है आपको आरएमएस का इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये एक वैल्यू होनी चाहिए ना, जिससे कि बार बार हर टाइम पे थोड़ी लिखेंगे इस टाइम की करंट ये इस टाइम, तो एक वैल्यू डिफाइन कर दी आरएमएस, वो देंगे हम हमेशा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग चाहे से ईएमएफ हो, चाहे से ऑल्टरनेटिंग करंट हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा अभी तक की बात हो? एवरेज का फार्मूला और आरएमएस का सिग्निफिकेंस, दो क्रूशियल पॉइंट है, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है अभी, ठीक है। तो अब हम थोड़े से आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन निकाल पा रहे हैं क्या?